देश और दुनिया की तमाम जगहों पर जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों को लेकर के एक बड़ा विवाद बना हुआ है। जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि जीएम, जो कुछ बीजों को लेकर के जो हरित क्रांति के जनक जो स्वामीनाथन और पीसी केशवन ने एक अपने लेख में इन फसल की और इस प्रकार के बीजों की और कीटनाशकों की भूरी आलोचना किया था। उस आलोचना से जो पश्चिमी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सरपरस्त वैज्ञानिक हैं वो उससे बौखलाए और उन्होंने जो करंट 2018 में करंट साइंस पत्रिका में जो केशवन के और स्वामीनाथन जी के जो लेख थे उसको वहाँ से अलग कर दिया। और केशवन जी ने नज़रअंदाज करने का कि जो सरपरस्त वैज्ञानिक हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को संरक्षण देते हैं, ऐसे वैज्ञानिक उनके बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, यह आरोप भी लगाया। इससे पता तो ये चलता है कि जो पश्चिमी हित के लोग हैं वो और जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं और खाद्यान्न उत्पादन में जो भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, उनके बीच में आपस में कुछ सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। और बहुफसलीय खेती के महत्व को भली भांति जानने वाले लोग भी ये जानते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका एकमात्र मकसद मुनाफा है। उससे उनके खेत में क्या प्रभाव पड़ता है, उससे शरीर पर क्या कुप्रभाव पड़ रहा है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं रहता। अगर इसी स्थिति की बात करें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के आंकड़ों की पड़ताल करने पता चलेगा कि उत्पादन में महज 3.5% प्रति हेक्टेयर की वृद्धि जीएम फसलों के प्रयोग से हुई। इसमें बहुत महंगे उर्वरकों का भी प्रयोग किया गया, रासायनिक उसका भी प्रयोग किया गया। जबकि बीज निर्माता कंपनियों मोनोसैटो ने और रॉयल्टी के रूप में 450 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। 450 करोड़ का मुनाफा कमाने वाले लोग एक अच्छा धनराशि अपने देश से दोहन करके ले गए। इससे जो 2007 से जो सोयाबीन और कैनोला खाद्य को भारत लाने की बात चली, 2008 में भारत में बीटी बैगन की फसल को मंजूरी दी गई। और बीटी बैगन की फसल से जो 1.5 दशकों से चला आ रहा था कि कपास 93% परंपरागत खेती को ख़त्म कर चुका था और ये जीएम बीजों ने कपास की स्थिति को बहुत ख़त्म कर दिया। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद के एक प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक ने बीटी बीज की वजह से बैगन की स्थानीय किस्म अटुगुल्ला को बुरी तरह से प्रभावित होकर लगभग नष्ट हो जाने के बारे में बताया था। जबकि इसका बीज भी उन्होंने एक संत ने दिया था। जब आपको ज्ञातव्य है कि कर्नाटक में इस किस्म का प्रयोग हर साल किया जाता है और लोक पर्वों पर इसे पूजा भी जाता है। तो बीटी बैगन की ही तरह गोपनीय ढंग से बिहार में बीटी मक्का का प्रयोग प्रारंभ कर दिया गया था। हालांकि बाद में बिहार सरकार ने कड़े प्रतिवाद के बाद 2013-14 में उस पर 14-15 में उस पर रोक लगा दिया था और अब वो पूरी तरह से वहाँ से बाजार से बाहर है। इसलिए अब कपास के परंपरागत बीजों की खेती करने के लिए किसानों को कहा जा रहा है हमें भंडारण की समुचित व्यवस्था भी करनी चाहिए। इस व्यवस्था को अगर हम दुरुस्त कर लेते हैं कि ऐसा ना हो कि हो पाने के कारण हर साल लाखों टन अनाज हमारा खाद्यान्न हमारा खुले में रहने की वजह से सड़ रहा है। लिहाजा हमें संदिग्ध जीएम बीजों को प्रयोग करने से बचने की ज़रूरत है और बाज़ार में इसके विरुद्ध एक ऐसी जो चाहे वो कीटनाशक हो चाहे वो बीज हो, इस खेती के लिए कम से कम सरकार को एक ऐसा गठन करना चाहिए आयोग कि बिना उसके एनओसी के वो जिम्मेदार ऐसे तय करनी चाहिए कि बिना उस विभाग के एनओसी के कोई सीधा मल्टीनेशनल कंपनी हो चाहे कितनी ही बड़ी कंपनी हो वह सीधा बाजार में भोले भाले किसानों को ठग ना सके और हमारी खेती को बर्बाद ना कर सके। क्योंकि किसान जरूर खेत किसान का है लेकिन जो उसका उपज है वह देश के एक एक व्यक्ति का है और वह देश का है, तो इसलिए वो किसान भी हमारे देश का है। तो हमें एक जिम्मेदारी निभाते हुए खेती में एक लैब की स्थापना और साथ में लैब के साथ ही एक ऐसे वैज्ञानिकों के समूह की एक ऐसा आयोग बनना चाहिए जिसके बिना अनुमति के
कोई भी कंपनी अपने उत्पाद को सीधा बाजार में भोले भाले किसानों को ठगने के लिए प्रयोग ना कर सके, और अगर कोई करता है तो उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई का प्रयोग होना चाहिए।